हम लोग चैप्टर कर रहे थे पीरियोडिक टेबल और लास्ट टर्म पे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ लिया था। तो हम लोगों ने अभी तक चैप्टर में पीरियोडिक टेबल में टेबल क्या होता है, कैसे होता है वो पढ़ लिया कि टेबल कैसे हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। फिर हमने पढ़ा उसमें एटॉमिक रेडियस के बारे में, फिर आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में और फिर सबसे लास्ट में हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। अब हम लोगों का आज का जो टॉपिक है, हम लोगों को आज जो करना है उसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आज हम लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बार आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म, और काफ़ी लोगों को इवन पता भी होगा। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहली बात है क्या, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसके बिना हम लोग केमिकल बॉन्डिंग नहीं करवा सकते। जैसे 9th 10th में तो कुछ भी पढ़ा देते हैं कोवलेंट आयनिक, तो बता दे चलता है, पर 11th में ऐसा नहीं होता है। कौन सा एटम या मतलब कौन सा एलिमेंट आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा या फिर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, वो इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड होता है। जब कोई रिएक्शन करते हैं तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा और कौन सा बॉन्ड नहीं टूटेगा, वो भी इससे डिसाइड होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देखो है तो बहुत सिंपल सा टर्म, अभी मैं इसको समझा दूंगा, पर इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसमें जो भी मैं चीज़ें लिखूंगा उसको आपको याद रखना ही है। तो देखो होता क्या, ये बताता क्या है, तो ये बताता है टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू पुल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ। तो ये किसी भी एलिमेंट की बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचने की टेंडेंसी को बताता है। तो लिखते हैं सब लोग, क्या होता है, इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू पुल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहली बात है कि ये एक रिलेटिव टर्म है। हो सकता है किसी एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, पर वो क्या होता है सामने वाले के रिस्पेक्ट में कम या ज़्यादा हो सकता है। मैं चलो एक एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज करो मैं एक पर्सन हूँ और मेरी सैलरी 1 लाख रुपीज़ है। तो जैसे मान लेते हैं मेरी सैलरी 1 लाख पर मंथ है, तो मैं अगर किसी नॉर्मल पर्सन से चेक करता हूँ, सपोज करते हैं कि जैसे ऑटो रिक्शा चलाने वाले या फिर कोई नॉर्मल कोई सब्जी का ठेला लगाने वाले, तो उन लोगों की मंथली इनकम कितनी होगी, 15,000 20,000। तो उनके कंपेयर मतलब अगर मैं अपने आप को उनसे कंपेयर करूं तो मुझे फील होगा कि आई एम वेरी रिच, उनकी सैलरी से मेरी सैलरी 5 टाइम्स 6 टाइम ज़्यादा है। पर अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूं मुकेश अंबानी से या आपको बिल गेट्स से, तो उसके कंपैरिजन में मैं फील होगा कि आई एम लाइक भिखारी, मैं बेगर की तरह फील होगा, भिखारी की जैसे। तो मैं देखो सेम पर्सन जिसकी सैलरी 1 लाख है, तो मैं किसी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा रिच अपीयर होता हूँ, और वही सेम पर्सन किसी और के सामने एक तरह से भिखारी नजर आता है। तो वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कोई वैल्यू देखो कम या ज़्यादा नहीं होती इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। ये एक एलिमेंट की टेंडेंसी बताता है बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचने की। अगर सामने वाला एलिमेंट वीक है, तो वो मान लो 2 एलिमेंट है, एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग, मतलब मान लेते हैं हमारा एलिमेंट ये है, वो स्ट्रॉन्ग है तो वीक वाले से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और अगर मान लेते सामने वाला स्ट्रॉन्ग है तो बेचारे को देना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान रखना वो एक रिलेटिव टर्म है जो दूसरे एलिमेंट पर डिपेंड करेगा। तो आप लोग इसमें नीचे लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is a relative term which depend on other element also। तो दूसरे एलिमेंट पे भी डिपेंड करता है। चलो इसको समझते हैं। हमने एक बॉन्ड बनाया, मान लेते हैं ए और बी दोनों भाई, तो दोनों ने कहा कि जैसे मान लेते हैं मतलब ए और बी 2 भाई, ए के पास भी कुछ पैसा था, बी के पास भी कुछ पैसा था। दोनों ने कहा कैसा करते, चलो हम दोनों मिलके एक घर बनाते, दोनों साथ में रहेंगे भाई। तो दोनों ने मिलके एक घर बनाया। घर का मतलब कि एक बॉन्ड बनाया। अब बॉन्ड से दोनों का टेंशन खत्म, पहले दोनों के पास घर नहीं था, बॉन्ड बनाया, दोनों को हैप्पी। पर दोनों में से एक के मन में थोड़ी चोरी आ गई। चोरी मतलब वो बोला कि ऐसा करते थोड़ा सा घर का ज़्यादा पोर्शन मैं कब्जा कर लेता हूँ।
किसके मन में चोरी है एज्यूम कर लेते हैं, तो एज्यूम कर लेते हैं दोनों में से किसी एक के मन में चोरी आ गई। ऐसा एज्यूम करें अभी कुछ है नहीं फिक्स, तो मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बी का है, En का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बी का है वह एज्यूम करते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से ज़्यादा है, मतलब कि बी के मन में चोरी आ गई तो बी चाह रहा है कि अब ज़्यादा घर कब्जा कर ले। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है वो इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींच लेता है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचेगा, बोलेगा मैं अपने साइड खींच लूंगा, तो इलेक्ट्रॉन देखो क्या होगा बी के थोड़ा क्लोज आ गए। मैंने पूरा शिफ्ट नहीं किया, ऐसे तो है नहीं कि ए पूरा जाने देगा, तो पर ये है कि ए थोड़ा कमजोर पड़ गया तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि ए से थोड़ा बी की तरफ शिफ्ट हो गए। अब देखो इसमें क्या होगा, कोई चार्ज आएगा, चार्ज का मतलब देखो क्या है, बी ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ए ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, पर इलेक्ट्रॉन बेचारा ए से दूर हो गया और बी के पास आ गया। देखो अगर इलेक्ट्रॉन बी को पूरा मिल जाता है, मतलब पूरा एक इलेक्ट्रॉन मिलता तो उस पर चार्ज आता -1 और ए पे पूरा एक इलेक्ट्रॉन कम होता तो उस पर चार्ज आता +1, पर ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन बस बी की तरफ थोड़ा सा चले गए पर ए से थोड़ा दूर हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन बी के ज्यादा पास हो गए और ए से थोड़ा दूर हो गए। जब थोड़ा सा पास आए बी के तो उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, बट पूरा -1 नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस। डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा आप लोगों को फिजिक्स में कैलकुलस में पढ़ाया गया होगा, डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल चेंज। तो हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा स्लाइटली बी की तरफ शिफ्ट हो गए, तो बी पे आ गया माइनस चार्ज और ए पे आ गया प्लस चार्ज, तो इसलिए बी पे चार्ज हो गया डेल्टा माइनस और ए पे चार्ज क्या हो गया डेल्टा प्लस। डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस ये चार्ज, मतलब इसको बोलते हैं पार्शियल। देखो +1 और -1 आता है तो उसका मतलब कंप्लीट चार्ज, इसका मतलब है पार्शियल नेगेटिव, इसका मतलब पार्शियल का मतलब है कि इनकम्प्लीट, मतलब थोड़ा सा आया, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो जब थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो एक एलिमेंट पे माइनस और एक एलिमेंट में प्लस आ जाता है। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उस पे आएगा माइनस चार्ज, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम आएगा उस पे आएगा प्लस चार्ज। अगर आप इसका आगे रिएक्शंस करवाओगे तो किस पे माइनस आएगा किस पे प्लस आएगा, ये आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको हेल्प मतलब डिसाइड करने में हेल्प करेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको केमिकल बॉन्डिंग में और केमिकल रिएक्शन बहुत हेल्पफुल करता है, मतलब बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये आपका होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इतना ही है, पर पहले ये देखते हैं फैक्टर्स किस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है। तो नीचे लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें सबसे पहला लिखते हैं, तो देखो ऐसा है कि अगर साइज बढ़ेगा तो मान लो साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा। मान लो एक एटम का साइज बढ़ा उससे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर हो गया। अब अगर वैसा एटम अगर बॉन्डिंग करेगा तो क्या होगा कि न्यूक्लियस से जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होगा वो दूर होगा, और अगर बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो उसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा। देखो एटम को इलेक्ट्रॉन खींचने का मतलब ये होता है कि उसका जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचता है। मतलब होता क्या है, जैसे ए और बी थे, ए का न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बी का न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पर जिसका साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा तो ज्यादा खींच पाएगा, और जिसका न्यूक्लियस बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन उससे ज्यादा दूर होगा वो इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। तो याद रखना है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो इसमें नीचे लिखो एज साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस डिस्टेंस ऑफ outermost electron from nucleus also increases, so electronegativity of an atom decreases। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। मतलब ये ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो साइज के उल्टा चलता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लेफ्ट से राइट आते हो, अगर आप लेफ्ट से राइट आते हो तो एक्चुअल में होता यह है कि जो साइज होता है वो कम होता है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो बढ़ता है। एक बात को ध्यान रखना है,
इनर्ट गैस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए पहली कंडीशन है टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू पुल या टू अट्रैक्ट बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ। तो बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचने की टेंडेंसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइंड उसके लिए होगा जो बॉन्ड बनाएगा। जब इनर्ट गैस भाई बॉन्ड बनाता ही नहीं तो उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो ये बात को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनर्ट गैस के लिए डिफाइंड नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है जीरो, वो डिफाइंड नहीं होता, इट इज नॉट डिफाइंड। क्यों? बिकॉज इनर्ट गैस डज नॉट फॉर्म एनी केमिकल बॉन्ड। ठीक है, ध्यान रखना, इनर्ट गैस में डिफाइंड नहीं होता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो लेफ्ट से राइट क्या होता है? साइज कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। दिस मीन्स, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नॉर्मली एक्सेप्शंस नहीं है तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, क्योंकि साइज में भी एक्सेप्शन नहीं था इनमें, तो इनमें इसमें भी एक्सेप्शन नहीं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कोई एक्सेप्शन नहीं। फिर इसमें आ गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं साइज डिक्रीज करता है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। तो इसमें हम लोग दूसरा आते हैं टॉप टू बॉटम। तो जब टॉप से बॉटम आते हैं तो क्या होता है? साइज इंक्रीज करता है, इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। मीन्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। इवन हेलोजन में भी लिखना चाहो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम, पोलोनियम इज इनर्ट गैस। ठीक है, ये ध्यान रखना, टॉप से बॉटम में कम होता है और लेफ्ट से राइट से बढ़ता है। वैसे कभी मतलब मैंने आज तक तो कभी एक मतलब चीज है उसको पूछते हुए देखा नहीं, पर आप लिखना चाहो तो लिख लो। देखो सिक्स्थ पीरियड में क्या होता है? सिक्स्थ पीरियड में क्या होता है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बीच में इक्का दुक्का एक्सेप्शन है, पर वो आपको याद नहीं रखने, वो इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बस क्लियर कट ऑर्डर आता है। तो एक बात याद रखना है कि सिक्स्थ पीरियड में क्या होता है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से ये होता है कि सिक्स्थ पीरियड का साइज फिफ्थ पीरियड के नियरली सेम होता है। पर आपको पता है कि एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ते हैं। तो इसमें चलो पहले सेकंड पॉइंट लिखते हैं। सेकंड पॉइंट, तो देखो जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, मतलब जितना ज़्यादा न्यूक्लियस पे चार्ज होगा उतना ज़्यादा क्या होना चाहिए आपके पास? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सेकंड पॉइंट लिखो एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, ये अब देखो होता क्या है, जो सिक्स पीरियड का जो साइज होता है ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वो नियरली सेम होता है फिफ्थ पीरियड के। तो फिफ्थ पीरियड और सिक्स पीरियड का साइज नियरली सेम है, पर सिक्स पीरियड में क्या है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। इसी वजह से सिक्स पीरियड का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है पोस्ट लैंथेनाइड सीरीज वो नॉर्मली फिफ्थ पीरियड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होता है, पर कुछ बराबर ये कम हो सकता है, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। तो आप ये पॉइंट नीचे लिख लो। इसमें लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सिक्स पीरियड एलिमेंट पोस्ट लैंथेनाइड सीरीज इज नियरली इक्वल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फिफ्थ पीरियड एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप। ठीक है, तो फिफ्थ पीरियड एलिमेंट के इक्वल होता है जो किसको बिलोंग करते हैं? जो सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। तो सिक्स पीरियड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिफ्थ के नियरली इक्वल होता है, पर हम लोग उसका ऑर्डर को जैसा लिख नहीं रहे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको पॉइंट ध्यान रखना है। तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमारा मेन पर्पस होता है बॉन्डिंग के लिए,
और आप लोगों ने कभी भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बॉन्डिंग नहीं करवाया होगा, उसका हमको यूज है नहीं। उसके बॉन्डिंग का अलग से आगे चल के क्लास 12 में एक चैप्टर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके, तो वो अभी आपको करना नहीं है। तो इसलिए डी ब्लॉक के बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में ज़्यादा कुछ समझना नहीं, बस ये ध्यान रखना 6th और 5th पीरियड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम होता है, ठीक है। अब एक फैक्टर और है जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है, जो भी आप लोगों को पता नहीं है, जिसके बारे में हम लोग आगे करेंगे, मतलब जिसके बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। पर लिख लेते हैं, मान लो आप बाई चांस भूल गए, तो देखो साइज के ही अकॉर्डिंग है, जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चेंज होती है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो क्या होता है, सिर्फ कार्बन होता है, सिर्फ कार्बन होता है, पर कार्बन के भी बहुत टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो कार्बन में चेंज होता होगा, जो उसमें रिएक्शन कितना टाइप आता है। तो उसमें एक टर्म आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि कई बार दो, जैसे मान लेते दो सीड्स है, जैसे मान लेते राइस है, राइस के दो प्लांट है, उनकी अलग अलग क्वालिटी से उनको मिक्स करके एक नया प्लांट बनाया जाता है, जो क्या होता है दोनों सीड्स का क्या होता है, हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड का मतलब होता है 2-3 चीजों को मिक्स करना, बॉन्डिंग में भी ऐसा किया जाता है। तो आप लोग इसमें नीचे एक पॉइंट लिख लो, लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट ऑल्सो डिपेंड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन, ऑल्सो डिपेंड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन। इसमें आगे लिखो एज साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। तो मैं एक चीज लिख लेता हूं, इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, जैसे एक है sp, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल कैसे बनता है आगे समझेंगे, मैं सभी लिख लो sp, sp2 पावर है 2 तो sp2 पढ़ना है, और क्या sp3। इधर जाने में जो साइज है, हमको सबको पता है कि p का साइज ज्यादा होता है, तो जैसे जैसे p बढ़ेगा साइज बढ़ेगा, तो इधर जाने पे साइज बढ़ता है, तो इधर जाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। मीन्स sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे कम, और sp3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे कम। इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने लिख दिया है। बाकी हाइब्रिडेशन होता क्या, केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत बड़ा टॉपिक है हाइब्रिडेशन, उसको करवाने में कम से कम आपको 5 से 6 लेक्चर लगेंगे, तो इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लो कि क्या होता है सर, आगे बताया जाएगा। बस इतना लिख लो कि जैसे जैसे साइज बढ़ता है हाइब्रिडेशन कम होता है, मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, फिर और कम, फिर और कम। ये इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने मेनली पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करता है। बस एक ही चीज याद रखोगे, आपका सारा काम चल जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज का उल्टा होता है। साइज ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, साइज कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ठीक है। तो इसी से आपका नॉर्मली काम चल जाएगा, आपको ज्यादा जरूरत इसमें है पड़ेगी नहीं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू को निकालने के लिए बहुत से साइंटिस्ट ने बहुत से स्केल बनाए। स्केल थोड़े से रैंडम थे, और स्केल का कोई यूनिट नहीं स्केल होता है। जैसे मान लो कि अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक को भी मेजर करने के लिए एक होता है रिक्टर स्केल, अरे सुना होगा रिक्टर या रिस्टर स्केल, आप जो बोलना चाहो, तो एक आता है रिक्टर स्केल, जो क्या मेजर करता है, जो मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। जैसे कभी भूकंप आता है, बोलते हैं भूकंप है, उसका लेवल है 5, उसका लेवल है 5.5, तो 5.5 इज जस्ट अ नंबर, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। रिक्टर स्केल जो होता है, अच्छा उसको रिक्टर बोलते हैं, रिक्टर स्केल जो होता है उसका जो वैल्यू लिखा होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता। जैसे बोलेंगे कि अर्थक्वेक आया और उसका क्या है कि इंटेंसिटी है आपका 5.5, तो यूनिटलेस नंबर। पर आपको पता होता है जब वैल्यू ज़्यादा होती है इसका मतलब भूकंप ज़्यादा पावरफुल। मान लो अभी 7 आया अर्थक्वेक, तो मतलब भूकंप बहुत पावरफुल, अर्थक्वेक इज वेरी पावरफुल। और मान लो अगर 5 आया, इस मीन्स अर्थक्वेक इज वेरी वीक। तो होता क्या, ये वैल्यू से आपको आइडिया लग जाता है कि अर्थक्वेक स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक स्केल होता है जो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने बना रखा है कि वही स्केल मतलब किस चीज़ को मेजर करता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन के खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसके इलेक्ट्रॉन के खींचने की टेंडेंसी कम होगी। तो अलग अलग एलिमेंट्स का बॉन्डिंग करवाया गया और हम लोगों ने कुछ क्या वैल्यूज को निकाला है। ये जो स्केल हम लोग लिखने जा रहे हैं इनका कोई यूनिट नहीं, यूनिटलेस नंबर है,
बस इसको बनाया गया है, ये आपको हेल्प करते हैं अलग अलग वही एटम्स के बॉन्डिंग को पढ़ने के लिए। तो इसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, बस ये आपको हेल्प करेगा। तो इसमें देखो सबसे पहला जो है, फर्स्ट जो है, तो वो आपके पास है पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल तो मान लेते हैं जैसे दो एलिमेंट ए और बी, ठीक है, ये अज्यूम करते कि ए बी मतलब ए बी में मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बी का है वो ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से। तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लिख लेते हैं हम लोग एक्स बी और इसको लिख लेते हैं एक्स से, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसको मैं लिख देता हूँ डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ये रिलेटिव टर्म है डिफरेंस। तो अब देखो वो रिलेटिव होता है ना, मैंने आपको पहले से बताया था, जो ज़्यादा होगा पावरफुल खींच लेगा, और अगर दोनों में डिफरेंस मान लो कम है तो ज़्यादा नहीं खींच पाएगा। मान लो ऐसा है कि एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, एक का कम है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इसके भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, मान लो इसकी भी ज़्यादा, तो जब ये भी पावरफुल है तो नहीं खींच पाएगा वो। तो होगा क्या, वो दोनों के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो डेल्टा एक्स मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इसको मॉड ले लेते हैं एक्स बी माइनस एक्स ए। मॉड का मतलब ये, अगर मान लो ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता तब भी डिफरेंस निकाल लोगे, मॉड का मतलब वो वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए डिफरेंस। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला पॉलिंग ने ही निकाला था, मतलब अलग अलग चीज़ों को स्टडी करके। फॉर्मूले का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं, इस पर आज तक मैंने किसी भी एग्जाम में जेई मेन जे एडवांस में क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, पर क्योंकि मैं कुछ वैल्यू लिखने जा रहा था, आप बोलोगे सर वैल्यू कहाँ से, तो वैल्यू को उसने फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूला कैसे बनाया, उसने अलग अलग मॉलिक्यूल का स्टडी किया, फिर उसने चीज़ों को देखा और फिर ये फॉर्मूला डेवलप किया एक्चुअल में। तो 0.208 और ये क्या होता है, अंडर रूट बॉन्ड एनर्जी तो ये क्या होता है आपके पास, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी एक्चुअल में अभी हुआ ऐसा कि ये जो एलईडी लाइट है ये गिर गई है, तो इस वजह से मैं थोड़ा डर गया, अचानक कहाँ से आवाज़ आया। तो एक्चुअल में एलईडी लाइट गिर गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग स्टार्ट करते आगे। तो जो आपके पास जो होगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी जो होगा, तो इसमें से हम लोग क्या होगा माइनस करेंगे, क्या होगा रूट के अंदर, देखो पूरा रूट है और इसके माइनस के अंदर रूट के अंदर दूसरा रूट है, तो क्या है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए और मल्टीप्लाई करेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी। तो ये वैल्यू, तो ए बी मतलब कि क्या है कि देखो ए और बी का बॉन्ड बनाया गया। ए का मतलब क्या है, आप ए और ए का बॉन्ड बनाओ। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि दो एलिमेंट है जैसे ए और बी, तो अगर इनका बॉन्ड तोड़ना चाहो, तो अगर दो एलिमेंट है और उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करना चाहे, तो बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगता है वही कहलाता है बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक द बॉन्ड। लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो लिख लो, आपकी मर्जी, आगे सब आएगा, अभी हमें इसका जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी जरूरत नहीं है। तो बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक द बॉन्ड, ठीक है, ये होता है। तो और अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना है बॉन्ड एनर्जी के बारे में, तो मेरा यूट्यूब चैनल पे जो पहला टॉपिक मैंने अपलोड किया था उसका नाम था थर्मोडायनेमिक्स। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके थर्मोडायनेमिक्स को देख सकते हो, वहाँ पे मैंने बॉन्ड एनर्जी को अलग से एक्सप्लेन किया है। आप लोग लेक्चर में देखना, आगे के लेक्चर मिलेगा उसमें जिस पे लिखा होगा बॉन्ड एनर्जी, तो उसमें पढ़ सकते हो। तो बाकी बॉन्ड एनर्जी आपको भाई आगे 11th में आगे एक चैप्टर आएगा थर्मोडायनेमिक्स, जहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, अभी जरूरत नहीं है। बॉन्ड एनर्जी का बस मतलब होता है कि बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी। तो हमने ए बी का बॉन्ड बनाया, उसकी बॉन्ड एनर्जी, अगर ए और ए का बॉन्ड बनाते हैं, ए और ए, तो ये क्या है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए एंड ए, और बी और बी का बनाते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी एंड बी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड, लिख लो, लिखने का मन करे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी बॉन्ड, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लेना है, जो वैल्यू आएगा इससे माइनस करना है, फिर उसको रूट लेना है, ठीक है। आगे 0.208, इसमें यूनिट क्या है, ऑल
बॉन्ड एनर्जी इज टेकन इन किलो कैलोरी पर मोल। तो सारे वैल्यू को किलो कैलोरी पर मोल में लिया गया। अब फ्लोरीन ने क्या है कि ऐसे कई पॉलिंग ने क्या किया कि ऐसे बहुत से एलिमेंट्स का क्या है इस तरीके से वैल्यू निकाला। पर वैल्यू निकालने पे तो हमेशा आपको दोनों का डिफरेंस मिलेगा ना। जैसे मान लो कि B और A का डिफरेंस मिलेगा, वैल्यू कभी नहीं मिलेगा। मान लो सारी देखो बॉन्ड एनर्जी तो पता चल जाता है कि बॉन्ड को बना लिया, बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी बॉन्ड एनर्जी, तो उससे हमेशा आपको डिफरेंस मिलेगा, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी नहीं मिलता, मतलब एक्चुअल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं मिलता है। मीन्स पॉलिंग ने अलग अलग एलिमेंट्स से अलग अलग बॉन्ड को बनाया और उसने दोनों एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वो फाइंड आउट कर लिया। पर अब वह डिफरेंस मिला उसको और एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल रहा था, तो उसने क्या किया फिर बहुत से वैल्यू उसने सोचा कि ऐसा करते कि किसी एक एलिमेंट की वैल्यू को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं और फिर बाकी एलिमेंट्स की वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो उसने क्या देखा कि जैसे आपने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ता है और टॉप से बॉटम आने पे कम होता है। लेफ्ट से राइट बढ़ता है और टॉप से बॉटम आने पे कम होता है। तो उसने देखा कि पीरियोडिक टेबल में जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो फ्लोरीन। तो अब उसने सोचा कि फ्लोरीन की कोई वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं और सोचा कि ऐसी वैल्यू को अज्यूम करते हैं जिससे बाकी सारे एलिमेंट्स की वैल्यू सिंपल रहे, स्पेशली जो कुछ फेमस एलिमेंट्स है उनकी वैल्यू सिंपल है जो हमको इजीली याद भी हो जाए। तो इसमें पहले नीचे लिखो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पॉलिंग एज्यूम्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन टू बी 4। कितना एज्यूम किया? 4। कैसे? आर्बिट्री, मतलब आर्बिट्री एज्यूम किया है, इसका कोई भी लॉजिक नहीं, बस एक ही लॉजिक है कि ऐसा वैल्यू एज्यूम किया कि जिसके एज्यूम करने से बाकी एलिमेंट्स की वैल्यू सिंपल आ जाए, मतलब सिंपल, और इसका कोई रीजन नहीं था। ठीक है, तो ये आर्बिट्री अजम्पशन था और एक ही रीजन था कि इसको लेने से बाकी की वैल्यू सिंपल आ जाए। लेने को 1 2 भी ले सकता, आप बोल सकते 1 क्यों नहीं लिया, कोई रीजन नहीं था, पॉलिंग का जो मन किया उसने ले लिया। ठीक है, हाँ, पर इसको लेने से ये था कि बाकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपल आ गई। तो मैं आप लोगों को पॉलिंग स्केल में कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इसको अगर आप याद नहीं करोगे तो समझ लो कि आपको केमिस्ट्री में दिक्कतें आते रहेंगी, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आती रहेंगी। तो जब भी आप बॉन्डिंग करोगे, जब भी आप रिएक्शंस करोगे, आपको दिक्कत आएगा। तो ऐसा नहीं कि देखो कहीं आपके जैसे मॉडल में देखोगे तो पूरे पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई है, तो हमको सब याद नहीं करने, पर कुछ फेमस एलिमेंट्स जो बॉन्डिंग में यूज होते हैं जिसका हमको पता होना चाहिए वो याद कर लेते हैं। तो नीचे लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल। किसके अकॉर्डिंग करें? पॉलिंग स्केल। देखो इसके बाद मैं एक स्केल और बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं, पॉलिंग स्केल इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आगे चल के हम लोग जो बॉन्डिंग करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की जो सबसे मेन थ्योरी है जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो एक्चुअल में पॉलिंग का ही थ्योरी है। तो पॉलिंग एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसने केमिस्ट्री में जो सबसे मेन थ्योरी है बॉन्डिंग को लेकर जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो काफी लोगों को नहीं पता होगा, कुछ लोगों को पता भी होगा, वो पॉलिंग का ही दिया हुआ है। क्योंकि आगे बॉन्डिंग पॉलिंग की थ्योरी पे चलेगा तो इसलिए स्केल भी किसका इंपॉर्टेंट है? पॉलिंग का। इसलिए पॉलिंग स्केल इंपॉर्टेंट है, वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, आगे इसका बहुत यूज पड़ेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट का हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो आपको याद होना चाहिए। हाइड्रोजन का वैल्यू 2.1। देखो फ्लोरीन का वैल्यू 4 एज्यूम किया, बाकी सब उसी के हिसाब से। फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन को बॉन्डिंग किया, मान लो फिर हाइड्रोजन की वैल्यू आ गई, फिर हाइड्रोजन के साथ कार्बन की बॉन्डिंग किया, फिर कार्बन की वैल्यू, ऐसे करता गया। तो कोई एक वैल्यू एज्यूम कर लोगे उसके बाद तक कोई भी निकल जाएगा। ठीक है, बस एक ही वैल्यू एज्यूम करना था, क्योंकि दो एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मिल रहा था। ठीक है, डिफरेंस मिल रहा था, x से -x भी मिल रहा था, वही जो मैंने लिखा था पीछे मॉड में। एक एलिमेंट को भी एज्यूम कर लो, फिर एक से दूसरा मिल जाएगा, दूसरे से तीसरा मिल जाएगा, उसके बाद सारी वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, उसने फ्लोरीन को एज्यूम किया 4, ये बात को ध्यान रखना है। अब वही जो मेन एलिमेंट लिख लेते हैं हम लोग।
दिस इज 4, 3.5, 3, तो कितना सिंपल सा वैल्यू है, सिंपल। फ्लोरीन क्वेश्चन का बाकी सब उसी के अकॉर्डिंग आ जाता है। क्लोरीन इज एक्चुअल में क्लोरीन की वैल्यू नियरली 3 होता है, उसको मैं 3.1 कर देता हूँ ये बताने के लिए कि नाइट्रोजन से ज्यादा होता है। अभी मैं इसको 3 लिख देता तो आप बोलते कि सर दोनों की वैल्यू सेम है, किसको लेना है, तो इसकी वैल्यू नाइट्रोजन से थोड़ा सा ज्यादा होता है। फिर सल्फर, ठीक है, ये वैल्यू होगा इसमें ब्रोमीन एंड आयोडीन, क्योंकि इसका भी यूज बहुत पड़ता है। टॉप से बॉटम में लगातार कम होता है। वैल्यू किसी आप कहीं जगह देखो तो हो सकता है आपको आयोडीन बोले 2.5 तो आप बोलो सर गलत लिखा है, आपसे कोई वैल्यू नहीं पूछेगा, पर ये 2.6 के आसपास ही होता है, 2.5 2.6, ठीक है। ये वैल्यू रफली आपको इनका आइडिया होना चाहिए। तो ये कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया जिनकी वैल्यू का आपको आइडिया रखना ही है। अब पीरियोडिक टेबल में याद रखना है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है। फ्लोरीन होता क्या है कि लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, उधर वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर वाला कम, और टॉप से बॉटम आने पे कम होता है। तो जो मतलब नेचुरली जो लास्ट एलिमेंट है जो हमारे काम आता है, जैसे फ्रांसियम भी है, फ्रांसियम, पर फ्रांसियम हमारे काम का नहीं है। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर आपसे कोई पूछता है तो दैट इज सीजियम। सीजियम इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूछता है तो आपके पास है फ्लोरीन। हाँ, कुछ चीजें जैसे मैंने आप लोगों को आयनाइजेशन एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में नहीं लिखवाए थे, तो अब क्योंकि मुझे अभी याद आया तो लिख लो। मतलब लिखवाने का मतलब कि किसका मैक्सिमम है किसका मिनिमम है। अगर आपसे पूछे आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में कि किसका मैक्सिमम है और किसका मिनिमम है, तो अगर आप इनर्ट गैस को छोड़ दो, देखो इनर्ट गैस को छोड़ दो क्योंकि इनर्ट गैस तो बॉन्डिंग में नहीं पार्टिसिपेट करते, तो नॉर्मल केस में क्या है कि फ्लोरीन, देखो आयनाइजेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में सबसे ज्यादा दिक्कत पैदा करेगा फ्लोरीन। क्या आयनाइजेशन एनर्जी क्या था, याद करो, आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट से राइट आने पे बढ़ता है। आप लेक्चर में देखना पीछे आपको दिख जाएगा, तो लेफ्ट से राइट आने में आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, इनर्ट गैस को छोड़ के करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स बॉन्डिंग करते हैं, मतलब जो एलिमेंट्स बॉन्डिंग करते हैं उनमें हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका, फ्लोरीन। तो लिखो कि among all the elements which take part in bond formation, fluorine have highest ionization energy, ठीक है। पर अगर आपसे ओवरऑल पूछे कि बताओ ओवरऑल किसका सबसे ज्यादा है, तो ओवरऑल सबसे ज्यादा किसका होता है, इनर्ट गैस का, और इनर्ट गैस में सबसे ज्यादा किसका, हीलियम का। टॉप से बॉटम आने पे आयनाइजेशन एनर्जी कम होता था, कम, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा होगा, तो इसमें नीचे लिखो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इनर्ट गैस इज वेरी हाई बट दे आर नॉन बॉन्डिंग एलिमेंट। among all the elements in periodic table including inert gas, helium have highest ionization energy। किसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट, हीलियम। तो याद रखना कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका हाईएस्ट है, हीलियम का। पर अगर आपसे पूछे कि उन एलिमेंट्स में बताओ जो बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनमें फ्लोरीन, ठीक है। सबसे लीस्ट किसका है, लीस्ट है सीजियम का, ठीक है। सीजियम के नीचे फ्रांसियम होता है, बट फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो हम लोग उसके बारे में कभी भी डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो कि सीजियम हैव लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका होता है, सीजियम का। अब हम लोग इसमें आते हैं इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की बात करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में क्या होता है कि वह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो जितने भी इनर्ट गैस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते, उनकी कोई टेंडेंसी नहीं होती इलेक्ट्रॉन को लेने की।
तो उन सबका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो पॉजिटिव होता है, या फिर उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव। मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते, भाई उनको इलेक्ट्रॉन नहीं लेना है, तो हम लोग उनके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में मिनिमम वैल्यू नहीं मतलब ना पूछा जाता है, ना ही उसको डिफाइन किया गया, क्योंकि बहुत ढेर सारे इनर्ट गैस है जिनका इलेक्ट्रॉन लेने की कोई टेंडेंसी नहीं होती, उनको आप पकड़ा भी देते तो निकाल देते बाहर। तो बहुत से एलिमेंट है जिनका इलेक्ट्रॉन को लेने की कोई टेंडेंसी नहीं होती, तो उनके लिए क्या है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है कि 0 या नेगेटिव, उनके लेने की टेंडेंसी नहीं, इसलिए मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइंड नहीं है, ना आपसे पूछा जाएगा। हाँ मैक्सिमम पूछ सकता है, तो देखो मैक्सिमम किसका है, देखो लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, पर सेकेंड पीरियड से ज्यादा होता है किसका, थर्ड पीरियड का। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि एमंग ऑल द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल क्लोरीन हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है, क्लोरीन का। आपको पता ही है थर्ड पीरियड का ज्यादा होता है सेकेंड पीरियड से, तो फ्लोरीन से ज्यादा हो जाता है क्लोरीन। तो क्लोरीन का क्या वैल्यू, हाईएस्ट। तो जितने भी एलिमेंट है उनमें सबसे हाईएस्ट किसका होता है, आपका क्लोरीन का, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमने लिख लिया है। अब देखो है क्या कि ये तो हो गया पॉलिंग स्केल, अब इसको लेके एक सेकेंड स्केल एक्चुअल में है, दैट इज मिलिकन स्केल। तो आप लोग बोल लो कि ये कहीं सुना हुआ लग रहा है, मिलिकन वही है जिसने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बाद इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला था। इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसने निकाला था, मिलिकन स्केल। एक स्केल है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो मिलिकन ने क्या बोला कि जिस एलिमेंट का, देखो ऐसा होता है, देखो नॉर्मली पहले रिलेट नहीं करना, पर नॉर्मली जब लेफ्ट से राइट जाते हैं साइज कम होता है, तो उसने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। उसने ये भी देखा कि लेफ्ट से राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है। तो उसने बोला कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भाई पॉजिटिव वाला लेना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मत लेना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज को माइनस साइन से लेते हैं, मैंने आपको समझाया था लास्ट वाले लेक्चर में। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, सिंपल। उसने बोला इतना झंझटबाजी ही नहीं करने का, चुपचाप दोनों वैल्यू लो, रखो, आ जाएगा आंसर। हाँ लेना किसमें, बोथ ionization energy and electron affinity are defined in electron volt per atom। तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में डिफाइन किया गया है। तो बोला सब एलिमेंट का ऐसे ऐसे वैल्यू निकाल के रख दो और 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। बोला ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ऐसे रख दो फटाफट आंसर आ जाएगा बस। तो चलो इसको थोड़ा समझ भी लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा सा। अच्छा ए और बी, आराम से समझो। पहले मैंने ये बोला कि बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, मैं कह रहा हूं कि बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कौन अपने साइड खींचेगा, भाई बी खींचेगा। बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अपने साइड कौन खींचने वाला है, इलेक्ट्रॉन अपने साइड बी खींचने वाला है। तो मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बी की तरफ चला जाएगा, इस पे आ जाएगा चार्ज डेल्टा माइनस, इस पे चार्ज जाएगा डेल्टा प्लस, ठीक है। अब समझो, मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझो। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने से जो एनर्जी देना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वही होता है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अगर किसी एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी अगर कम है, अगर किसी एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो वो आराम से इलेक्ट्रॉन दे देगा, बोलेगा ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ। तो अगर किसी एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो आराम से इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और अगर किसी एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को नहीं देगा,
मना कर देगा, नहीं देगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये होगा आयनियस एनर्जी। मैं रिवाइज करवा रहा हूँ फिर से, समझो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था? टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट टूवर्ड द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। किसी एलिमेंट की अगर समझो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है तो टेंडेंसी अट्रैक्ट होने की नहीं है, मतलब बिल्कुल वो वैसा है कि मोह माया को प्राप्त कर लिया है, वो मतलब साधु संत आदमी है, उसको किसी से फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन को देखा, उसको कोई अट्रैक्शन नहीं, ठीक है। तो कोई भी अट्रैक्शन नहीं, वो साधु संत आदमी, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है तो वो इलेक्ट्रॉन की तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होता। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होता, और जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है। अब समझो ए और बी को, समझो ए और बी में देखो इलेक्ट्रॉन ए से दूर जा रहा है। ए से दूर जाने का मतलब ये है कि ए का आयनाइजेशन एनर्जी कम है। देखो इलेक्ट्रॉन को वो दूर जाने दे रहा है, दूर ले जाओ, ए बोला ले जाओ। ए का इसका मतलब क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी कम है, ठीक है। अरे भाई ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर ए का आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो इसका क्या ये मतलब नहीं होगा कि बी का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा? समझ में आ रहा होगा। ए ने बोला ले जाओ, कोई जरूरत नहीं, ले जाओ। तो इसका मतलब क्या है कि ए का आयनाइजेशन एनर्जी बी से कम होगा। देखो ए का कम है तो मतलब बी का ऑटोमेटिक ज्यादा, तो ए का आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो ए कह रहा है ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो है क्या, बी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ कौन अट्रैक्ट हो रहा है? बी। इसका मतलब बी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। अब आप खुद सोचो, अगर बी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो क्या इसका यह मतलब नहीं कि ए का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा? बात तो वही हुई, नहीं है। देखो मैं दो अलग अलग चीजों को बता रहा हूं, आप ध्यान से समझो इसको, आप दोनों को मिक्स मत करो। देखो पहले बार मैंने बोला इलेक्ट्रॉन ए से दूर जा रहा है, मैंने कहा ए से दूर जा रहा है, इसका मतलब कि ए बोला ले जाओ, मतलब कि ए का आयनाइजेशन एनर्जी कम है। और दूसरी बार मैंने मतलब इसका कम है तो इसका वैल्यू ऑटोमेटिक ज्यादा। दूसरी बार मैं क्या बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन बी के पास जा रहा है, मतलब बी इलेक्ट्रॉन के तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फिर किसका ज्यादा? बी का। तो इसका मतलब यह है कि बी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है और ए का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। मैं एक बार कैमरे में जरा देख लेता हूं कि ये जो मैंने पूरा लिखा है स्क्रीन पे कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, सही हो रहा है, कवर हो रहा है, ठीक है। तो ये ज्यादा, ये कम, ये ज्यादा कम। खुद सोचो, जिसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। मिल्किन ने वही कर दिया। मिल्किन ने बोला कि भाई जिसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। ये ऐसे समझो, साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होता है, ठीक है। साइज कम होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। उसने बोला चुपचाप हर एलिमेंट का निकालो, 2 से डिवाइड कर लो, आ गया, कोई टेंशन नहीं। और जब हम लोगों ने मिल्किन स्केल को, ये आ गया ये मिल्किन स्केल, और जब इसी मतलब ऐसे करके जब हमने पॉलिंग स्केल से कंपेयर किया तो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ये है आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन क्या है? 5.6। ये किस में है? इन पॉलिंग स्केल। अगर आपको पॉलिंग स्केल में करना है तो ये आपके पास हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई 5.6, ठीक है। तो इसको देख के फिर पॉलिंग भी थोड़ा इंस्पायर हो गया, बड़ा साइंटिस्ट था,
समझदार आदमी था, इंटेलिजेंट आदमी था, थोड़ा सा चेंज करके बोला ये ऐसा ऐसा हो सकता है 5.6, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसमें लेना है, बोथ आर टेकन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में लेके वैल्यू को रख देना है। ये याद रखना है कि दोनों में ऐसा ऐसा था। मिल्कियन स्केल में 2 से डिवाइड करना है, पॉलिंग स्केल में 5.6 से डिवाइड करना है, और फिर होता क्या एक्चुअल में, मिल्कियन स्केल जो है, आप दोनों को डिवाइड कर देना, तो वो क्या आएगा 2.8 टाइम्स पॉलिंग स्केल। अरे आप दोनों को डिवाइड कर लो, आ जाएगा। तो अगर आप पॉलिंग स्केल को 2.8 से मल्टीप्लाई करते हो तो मिल्कियन स्केल आ जाता है, ठीक है, ये बस ध्यान रखना है। तो हम लोगों को ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बस 2 स्केल ध्यान रखना, मेनली पॉलिंग स्केल, ठीक है। तो हम लोग पहले समझते हैं कि फिर से एक बार देखो, लेफ्ट से राइट जाने में क्या क्या होता है। लेफ्ट से राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाने बढ़ता है। इनर्ट गैस को हटा के करो, एक्सेप्शन को हटा के करते हैं, इन जनरल मैं लिख रहा हूं, लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ता है, साइज कम होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ता है, तीनों बढ़ते हैं, ठीक है। टॉप से बॉटम की बातें करते हैं, टॉप से बॉटम की बात करते हैं। साइज बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होता है, ठीक है, तीनों कम होते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होता है, ठीक है। इन सब बातों को ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसका कुछ सिग्निफिकेंस कर लेते हैं। तो देखो, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है एक्चुअली में वो इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है किसी भी एलिमेंट का, तो उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है। मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि मेटल नॉन मेटल को हम लोग बाद में करेंगे, तो ये एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो मेटल होते हैं। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है तो मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल में बताओ सबसे बेस्ट मेटल कौन सा है, तो उसका आंसर है सीजियम। सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीस्ट है, तो वो सबसे बेस्ट मेटल है। तो बेस्ट मेटल का मतलब इलेक्ट्रॉन आराम से दे देता है। तो आप बोलोगे सर इसका यूज क्यों नहीं करते बिजली के तार में? अरे वो इतना रिएक्टिव एलिमेंट है कि उसको हवा में लाओ आग लग जाती है। जब हवा में आग लग जाती है कि घर में क्या आग लगाना है, घर में करंट फ्लो करवाना है कि आग लगवाना है, तो ऐसी चीजों को वायर में यूज नहीं करते कि पता चला कि घर में आग लग गई। क्योंकि घर में पता होगा आधे टाइम जो आग होता है बिजली की वजह से लगती है, तो इसलिए ऐसे चीजों को यूज नहीं कर सकते। हाँ, पर एमंग जितने भी एलिमेंट्स उनमें अगर पूछा जाए बेस्ट मेटल कौन है तो वो सीजियम। तो नीचे लिखो इसमें, अब नीचे लिखो एप्लीकेशन ऑफ वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें नीचे लिखो फर्स्ट पॉइंट लिखो एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट लिखो एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस मेटेलिक कैरेक्टर of an element increases and non metallic character decreases। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट लाइन से
लिखो इट मीन्स दैट मेटल हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटल हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसमें फिर नीचे लिखो एमंग ऑल द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल सीजियम इज बेस्ट मेटल एंड फ्लोरीन इज बेस्ट नॉन मेटल। फ्लोरीन मतलब इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और सीजियम इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो बेस्ट मेटल कौन है? सीजियम। बेस्ट नॉन मेटल कौन सा है? फ्लोरीन। ठीक है, ये बातों को ध्यान रखना है। तो अब इसमें क्या है ध्यान रखना है, एक चीज मैं बता देता हूं, हाइड्रोजन। मैंने वैसे मेटल नॉन मेटल के बारे में लिखवाया हो, पर आपको बता देता हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। केमिस्ट्री में हम लोग जो रिएक्शंस जो करते हैं, मतलब इवन जो सबसे पहला जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया था, जो मेंडलीफ ने बनाया था, उसमें भी रेफरेंस एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन था। पर बाद में रेफरेंस एलिमेंट चेंज हो गया। पर आप लोग जब रिएक्शंस की बात करते हो या फिर कई चीज़ों की बात करते हो केमिस्ट्री में, तो उसमें हमारा जो रेफरेंस एलिमेंट है नॉर्मली हाइड्रोजन होता है। तो मोस्ट ऑफ द जगहों पे अभी भी हमारा रेफरेंस एलिमेंट हाइड्रोजन है। तो एक्चुअल में है क्या, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। ये खुद क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है वो सारे नॉन मेटल है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 2.1 जो 2.1 से ज्यादा है तो वो नॉन मेटल है। ठीक है, अभी लिख दिया आपको, देखने का मैंने देख लेना। बस ये ध्यान रखना कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा वो सारे के सारे नॉन मेटल। जितने नॉन मेटल देखो सबके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा आएगा। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से कम है तो वो नॉर्मली क्या होते हैं? मेटल या फिर मेटलॉइड। तो वो क्या होता है? मेटल और मेटलॉइड। ठीक है, मेटल या मेटलॉइड होते हैं और इनको अलग से नहीं कर रहे, उसमें कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता कि ये वैल्यू वाला मेटलॉइड होगा फिर मेटल होगा। बस 2.1 ध्यान रखना, 2.1 से ज्यादा वाले वो क्या होते हैं? नॉन मेटल। 2.1 से कम वाले क्या होते हैं? नॉन मेटल। मतलब 2.1 से कम वाले होते हैं मेटल, 2.1 से कम वाले मेटल या मेटलॉइड, दोनों कर सकते हो। ज्यादा वाले होते हैं नॉन मेटल। ठीक है, तो देखो कुछ लोगों को इवन चार्ज का आइडिया होगा, मैं आपको बताता हूं क्या है। देखो ध्यान से देखना, H और एक एलिमेंट है X। X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लेते हैं, X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.1 से ज्यादा है। ठीक है, मैंने इसको इक्वल टू इसलिए लिया है क्योंकि इक्वल टू 2.1 हाइड्रोजन के लिए होता है। वैसे बाकी जो एलिमेंट जो नॉन मेटल हुए हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब जो भी नॉन मेटल उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से ज्यादा होती है। तो X एक एलिमेंट है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से ज्यादा है। क्या है? 2.1 से ज्यादा है। तो अब आप खुद देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब बीचों बीच में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? भाई किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कौन अपने साइड खींचेगा? इलेक्ट्रॉन अपने साइड भाई X खींचेगा। तो H और इधर आया चार्ज माइनस, इधर आया चार्ज प्लस। ठीक है, तो ये जो X है ये कहलाएगा नॉन मेटल। समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। हाइड्रोजन हमारा रेफरेंस है, रेफरेंस वो खुद तो चलो नॉन मेटल है। मैंने आपको ये बताया कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो नॉन मेटल होता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो मेटल। नॉन मेटल के केस में चार्ज क्या आता है? नेगेटिव। मेटल के केस में चार्ज आता है पॉजिटिव। तो अगर एक एलिमेंट है उसका बॉन्डिंग अगर आप हाइड्रोजन से करते हो और हाइड्रोजन पे आता है प्लस चार्ज और एलिमेंट पे आता है माइनस चार्ज, तो वो एलिमेंट नॉन मेटल है। मतलब कि जो एलिमेंट हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज लाते वो नॉन मेटल। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? मैंने ये कहा था कि हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले नॉन मेटल। देखो नॉन मेटल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला, तो जो हाइड्रोजन से भी खींच ले वो है नॉन मेटल। हाइड्रोजन इज अ रेफरेंस, उससे जो खींच लिया वो है नॉन मेटल। ठीक है, अब हाइड्रोजन को जो पकड़ा दे, बोलो लो, हाइड्रोजन को बोले लो, तो वो क्या है? मेटल। मतलब दूसरा काम करता है H और Y,
और मान लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो y का है वो 2.1 से कम है। एक अब बोलोगे सर 2.1 हुआ तो देखो ये केमिस्ट्री है, कोई मैथ्स नहीं है कि कुछ भी एज्यूम कर ले। मैथ्स थोड़ी ना है कि सर 2 ले लो 4 ले लो, मजाक थोड़ी ना चल रहा है। बहुत स्पेसिफिक होता है केमिस्ट्री में। इतना मजाक चल रहा होता तो कोरोना वायरस का मेडिसिन एक ही दिन में बन गया होता है। ठीक है, मजाक नहीं है, फॉर्मूले होते हैं, रिएक्शंस करवाना होता है और हर एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। एक्चुअल में पॉइंट के बाद वो 3 डेसिमल तक उसकी वैल्यू होती है। तो पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, किसी भी 2 एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है। हाँ, पहले मैंने जो वैल्यू लिखा था वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सेम हो सकती है, पर एक्चुअल वैल्यू पीरियोडिक टेबल में किसी भी 2 एलिमेंट्स की वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, 2.1 हाइड्रोजन के अलावा किसी का नहीं होता है। आप बोलोगे सर ये अरे होता ही नहीं, मजाक चल रहा है, मैथ्स थोड़ी ना कि कुछ भी ले लो, इन्फिनिटी ले लो, 0 ले लो, x ले लो, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये केमिस्ट्री बेटा, केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें आपकी मर्जी से नहीं चलता, इसमें मॉलिक्यूल बनाना है और मॉलिक्यूल में कुछ रूल होते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी चल रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम या ज्यादा, हाइड्रोजन इज 2.1, 2 इज रेफरेंस। हाइड्रोजन खुद एक नॉन मेटल है, ध्यान रखना उसको खुद को नॉन मेटल लिया गया है। अब Y के साथ बॉन्डिंग किया, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी 2.1 से कम है, इसकी 2.1 से कम है और इसकी 2.1, तो इस पर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की। अगर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस बार क्या होगा, इस पे चार्ज जाएगा माइनस, इस पे चार्ज जाएगा प्लस। तो अगर एक एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करते हैं और हाइड्रोजन पे चार्ज आता है माइनस, तो वो जो एलिमेंट है वो है मेटल या फिर मेटलॉइड। समझ में आ गया होगा। अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करते हैं और सामने वाले एलिमेंट पे प्लस चार्ज और हाइड्रोजन पे माइनस, तो वो होता है मतलब मेटल या मेटलॉइड। बस अब देखो सिंपल, मेरा कंक्लूजन मेटल और मेटल के लिए, हाइड्रोजन को जो इलेक्ट्रॉन दे दे, बोलो लो, वो क्या है, मेटल या फिर मेटलॉइड, और जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच ले वो क्या है, नॉन मेटल। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारा हो गया मेटल नॉन मेटल। अब हम लोग इसमें आपका एक एप्लीकेशन और देते हैं एसिडिटी के बारे में। ठीक है, तो आप लोग इसमें लिखो एसिडिटी, मतलब भाई एसिडिक एंड बेसिक ऑर्डर। देखो एसिडिक और बेसिक ऑर्डर जैसे आप क्लास 12 वाले बच्चों से पूछना तो बहुत आगे चल के बहुत बड़ा चैप्टर है, अलग से करवाया जाता है। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो देखो होता क्या है कि जब आप लेफ्ट से राइट आते हो, पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट से राइट आते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है तो एसिडिटी बढ़ता है। ठीक है, देखो एसिडिटी का मतलब है जो H को इजिली देते हैं। ठीक है, तो आप इसमें नीचे लिखो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल एसिडिटी इंक्रीजेस, एसिडिटी बढ़ता है। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट जाने पे एसिडिटी बढ़ता है। ठीक है, एसिडिटी ऑफ एसिड भी हो सकते हैं, फिर एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड। मैं समझाता हूँ पहले। देखो पहले तो ऐसे सिंपल एक टाइम पास के लिए लेते हैं मिथेन। मिथेन एसिड आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा, नहीं होता है, बहुत बहुत घटिया, मतलब एकदम लो कैटेगरी एसिड। एसिड कहना भी समझ लो एसिड का अपमान है वो, तो इतना खराब एसिड है। पर लिख लो मिथेन, उससे अच्छा अमोनिया, उससे अच्छा H2O, इससे अच्छा HF। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब ज्यादा होगी तो हाइड्रोजन पे चार्ज ज्यादा होगा, जब हाइड्रोजन पे चार्ज ज्यादा होगा तो आराम से दे देगा H, ले जाओ H। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो हाइड्रोजन पे चार्ज ज्यादा पॉजिटिव होगा, तो आराम से दे देगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा तो एसिडिटी बढ़ा। ये आपको भी नहीं पूछा जाएगा, वैसे आपको ऑक्साइड्स के लिए आएगा। ऑक्साइड्स के लिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो पीरियोडिक टेबल में देखो इधर के जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम, वो सब बेस बनाते हैं।
और जो राइट के एलिमेंट है सल्फर, क्लोरीन, वो सब क्या बनाते हैं आपका एसिड। तो लेफ्ट से राइट आने पे एसिडिटी क्या होता है, बढ़ता है। ये बात को ध्यान रखना है। तो मतलब क्या है कि जैसे ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड Na2O ऐसे लिख लेते हैं MgO Al2O3, तो इनमें लेफ्ट से राइट जाने पे एसिडिटी इंक्रीज करता है, ठीक है। और इवन होता ऐसा है, ये जो दोनों है ये बेस है, तो वो बेस का मतलब ये तो ऑक्साइड है। रिएक्शंस को करवाने के लिए पहले इनको पानी में डालना पड़ता है। जैसे Na2O को वाटर में डालो H2O में, तो देखो 2 टाइम NaOH बनेगा। NaOH तो सब बच्चों को पता होगा बेस होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो देखो रिएक्शन को करवाने के पहले इसको पानी में डालना पड़ेगा, तो इससे बनेगा NaOH इज अ बेस, ठीक है। इससे बनेगा जैसे सल्फर, वाटर मिला दो तो बनेगा H2SO4, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें पानी मिला दो तो इससे बनेगा H3PO4, बेस मतलब एसिड। तो H2SO4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बेस है। तो ये बेस है, ये क्या है, दिस इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, विच कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस। मैं भी लिखवा देता हूं। और ये सारे क्या है, दिस इज एसिड, पर सबसे ज्यादा अच्छा एसिडिक ये, उससे कम ही, उससे कम ही, एसिडिटी कम, एम्फोटेरिक और बेस, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं और जैसे जैसे उधर जाओगे एसिडिटी बढ़ेगा, तो ऐसा होता है। तो इसमें नीचे लिखो, पहले लिखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हम लोग ऑक्साइड लिख रहे हैं। ऑक्साइड का मतलब कि जब इसको पानी में डालते हैं तो जो मॉलिक्यूल बनता है, ऑक्साइड का मतलब पानी में डालोगे पहले रिएक्शन, तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। तो लिखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो लिखो ऑक्साइड विच कैन एक्ट एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस इज नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो जो ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के जैसे काम करते हैं, ऑक्साइड्स विच एक्ट एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस इज नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो कहलाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कुछ मॉलिक्यूल फेमस है, वो याद कर लेना, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसका मेरा एक ट्रिक है, जैप्स करके, ठीक है। जिंक, एल्यूमिनियम, लेड और टिन, इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल। तो इन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल आर एम्फोटेरिक। तो जैसे जिंक ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और बेस के साथ भी। मतलब कि देखो जिंक का ऑक्साइड दोनों हो सकता है। अगर सामने एसिड है तो जिंक का ऑक्साइड कैसा काम करेगा, बेस के जैसे। अगर सामने बेस है तो जिंक ऑक्साइड कैसा काम करेगा, एसिड के जैसे। एम्फोटेरिक का मतलब दोनों के जैसे काम कर सकता है, सामने वाले के हिसाब से बदल जाएगा, ठीक है। तो ये लिख लो एम्फोटेरिक मेटल। तो लिख लो ऑक्साइड्स ऑफ दिस मेटल एक्ट एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस, ठीक है। एक अब इसमें और लिख लेते हैं न्यूट्रल। तो कुछ ऑक्साइड्स न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब कि कुछ भी नहीं, ना एसिड ना बेस। तो लिखो फॉलोइंग ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल ऑक्साइड, दे आर नाइदर एसिड नॉर बेस, ना एसिड बनाते ना बेस। CO, NO, N2O, और लिखना चाहो तो वाटर, वाटर को भी न्यूट्रल में लिया जाता है, ठीक है। ये चार CO, NO, N2O एंड H2O, ठीक है, दीज आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। अब मैंने बताया कि लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, एसिडिटी आपका बढ़ता है, ठीक है। इसमें नीचे लिखो एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस एंड बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ठीक है। ऑक्साइड्स में बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। ऑक्साइड्स की बात मैं कर रहा हूं, मैं और कुछ कंपेयर नहीं करना चाह रहा, अभी वो हमारा काम नहीं, बस ऑक्साइड्स के बारे में। तो देखो ऑक्साइड्स के बारे में, अगर आप टॉप से बॉटम आते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, एसिडिटी कम होता है और बेसिसिटी ज्यादा होता है। मतलब अच्छे बेस से भी नीचे मिलते हैं। तो जैसे
Li2O, Na2O और कौन होगा इसमें, K2O मान लो। तो ये इसमें ऑर्डर है बेसिसिटी का, तो दिस इज बेस्ट बेस, ठीक है। बाकी ऑर्डर लिखना चलो लिख रहे, तो दिस इज बेस्ट बेस, ठीक है। तो टॉप से बॉटम माने बेसिसिटी बढ़ता है, एसिडिटी कम होता है, ठीक है। अब चलो एसिडिक और बेसिसिटी को समझते हैं थोड़ा सा और। तो हम लोग मेनली करते हैं ऑक्सी एसिड को लेकर, हमारा सारा फोकस ऑक्सी एसिड पे है, बस यही समझना थोड़ा सा। तो कोई एसिड दो होते हैं, एक वो जिसमें ऑक्सीजन होता है और एक वो जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। नियरली 80% एसिड्स में ऑक्सीजन होता है, जैसे H2SO4, HNO3, H3PO4, ये सब में ऑक्सीजन होता है। और कुछ होते हैं एसिड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, जैसे HCl, HF, HBr, तो जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द एसिड्स में ऑक्सीजन होता है, पर कुछ एसिड्स में ऑक्सीजन नहीं होता। तो हम लोग अभी जो करें वो उसके बारे में कर रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है। बाकी केस का भी जरूरत नहीं है, पीरियोडिक टेबल में जरूरत नहीं है, आगे जब करेंगे तो देखा जाएगा। अभी हमको यह समझना है कि किसको, जैसे मान लेते हैं NaOH, तो NaOH को बेस क्यों बोलते हैं और H2SO4 को एसिड क्यों बोलते हैं, ये समझते हैं। Why some molecule behave like acid and why some molecule behave like acid, मतलब why some molecule behave like acid whereas why some molecule behave like base। तो कुछ मॉलिक्यूल एसिड के होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल बेस के होते हैं, उसके बारे में हमको यहाँ पे देखना है। तो समझते हैं X, O और H। देखो जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पे चार्ज ज्यादा होगा, जहां पे चार्ज ज्यादा होगा वो बॉन्ड टूट जाएगा। देखो चार्ज ज्यादा का मतलब है कि डिफरेंस, जैसे समझो कि मान लो एक सोसाइटी है, वहां पे क्या है कि मतलब अमीर गरीब एक ही जैसे लोग हैं, मतलब ज्यादा वेरिएशन नहीं है, तो वो सोसाइटी क्या होती है, स्टेबल। पर मान लो एक सोसाइटी है, वहां पे 10 लोगों के पास पैसे है, बाकी लोग गरीब है, बहुत मतलब भिखारी जैसे, तो वो सोसाइटी में क्या होगा, आंदोलन हो जाएगा। जो गरीब आदमी वो अमीरों के खिलाफ रोड पे उतर जाएगा, तोड़फोड़ करेगा, और वो सोसाइटी कभी स्टेबल नहीं होगी। कौन स्टेबल होगा, हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, पर डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा वैसे बॉन्ड में डिफरेंस होंगे, वो टूट जाएगा। कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो गया मतलब मन मोटा हो गया, कि एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा, तो चार्ज ज्यादा पसंद नहीं कर रहे, बस तोड़ना चाह रहे हैं। और जिस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा वो क्या होता है, स्टेबल बॉन्ड। तो नीचे लिख लो कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम is very high in a bond, then charge on both atom is very high, so this type of bond is very unstable। तो ऐसे बॉन्ड क्या होता है, अनस्टेबल। जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पे ज्यादा चार्ज आएगा, जब ज्यादा चार्ज आएगा तो ऐसे बॉन्ड टूटने के चांस काफी हाई होते हैं, ठीक है। तो जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हाई होगा तो वहां पे क्या होगा, आपके पास वो बॉन्ड टूट जाएगा। अब समझो ये X, ये O और ये H, तो यहां पे ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X मतलब वैसे O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे ज्यादा होगा, O एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X, मतलब दोनों का डिफरेंस लिया, ठीक है। मॉड लेना चाहो मॉड ले लो, पॉजिटिव वैल्यू लेना है। और अगर ये डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H इससे ज्यादा है, मतलब कि मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है और इस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, यहाँ कम डिफरेंस वहाँ ज़्यादा। तो अगर ऐसा हो गया कि इस वाले बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो गया तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बनेगा बेस। देखो ऐसा है कि तो ऐसे केस में ये वाला बॉन्ड टूटेगा, अगर ये बॉन्ड टूटेगा क्यों, अरे इसमें देखो इन दोनों में मैंने कहा ऑक्सीजन और X में डिफरेंस मतलब माइनस के, अरे मान लो कि ये वैल्यू करने पे 2 आया, ये करने पे 1 आया, ऐसे अज्यूम करते हैं, तो डिफरेंस वहां ज्यादा है,
जब ज्यादा डिफरेंस होगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, जिस बॉन्ड में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा तो ये क्या होता है, पहली बात बेस, जो वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा X+। अरे क्यों, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ज्यादा पावरफुल, वो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, O, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो X+ बनेगा और बनेगा OH-, तो इसीलिए कहलाएगा बेस। तो होगा क्या, अगर इसका डिफरेंस ज्यादा है, इसका डिफरेंस कम, तो जिस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा वो वाला बॉन्ड टूटेगा, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इधर प्लस, क्योंकि कम वाले को प्लस ज्यादा वाले को माइनस देंगे और ये बन जाएगा बेस। फिर से समझते हैं इसको, देखो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X, इसका डिफरेंस अगर कम होता, सपोज करते हैं कम है, किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इधर वाले में ज्यादा डिफरेंस, इधर वाले में कम डिफरेंस, तो ये कहलाएगा एसिड। देखो इधर ज्यादा डिफरेंस है तो इधर वाले में ज्यादा चार्ज, मतलब X, O और H। तो इस बार यहां डिफरेंस ज्यादा है तो यहां ज्यादा चार्ज है, यहां पे कम चार्ज, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ये जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इससे बनेगा XO- और H+, ये कहलाएगा एसिड। ठीक, ये एसिड कहलाएगा ये। तो इसको लिख लो, एक एग्जांपल समझते हैं इसमें। एक एग्जांपल समझते हैं, NaOH, ऐसे Na ले लेते हैं। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले, 0.9, 3.5 और 2.1। इनका डिफरेंस देखो, डिफरेंस, अरे डिफरेंस कितना है का, 2.6 डिफरेंस, और इसका डिफरेंस 1.4। तो किस बॉन्ड में, देखो यहाँ डिफरेंस 1.4, यहाँ पे 2.6, किस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, इस बॉन्ड में। इस बॉन्ड में भाई डिफरेंस ज्यादा है तो ज्यादा चार्ज कहाँ होगा, यहाँ, ज्यादा मन मुटाव, या फिर ज्यादा क्या होगा कि एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे, मतलब तो यहाँ पे ज्यादा माइनस, यहाँ ज्यादा प्लस होगा। सोसाइटी में ज्यादा डिफरेंस कहाँ डेवलप हो रहा है, यहाँ पे। ज्यादा बॉन्ड में डिफरेंस कहाँ डेवलप हो रहा है, यहाँ पे। तो इसलिए जब आप इसको तोड़ोगे तो जिस बॉन्ड में ज्यादा डिफरेंस होगा वो वाला बॉन्ड टूटेगा। भैया ये कमजोर है, दूसरे को पसंद नहीं कर रहे, तोड़ देंगे। तो तोड़ के बनेगा N+ OH- एंड दिस इज बेस। ठीक है, अब इसकी जगह मान लो सल्फर होता है, H2SO4 का। देखो मैं H2SO4 को पूरा स्ट्रक्चर तो ड्रॉ नहीं कर रहा, उसका आपको जरूरत नहीं है, बस समझो सल्फर के केस में क्या होता है। सल्फर की वैल्यू मैंने लिखवाया थोड़ी देर पहले, 2.6 लिखवा रखा है, ऑक्सीजन 3.5, 2.1। इसका डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है, 0.9 का, और इसका डिफरेंस देखो कितना, 1.4। तो कहां डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, यहां। इस बार सोसाइटी में ज्यादा डिफरेंस कहां है, यहां। एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तोड़ पसंद नहीं कर रहे। तो क्या होगा, तो जहां डिफरेंस ज्यादा वो वाला बॉन्ड टूटेगा। तो SO- देखो पूरा स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करने जरूरत नहीं, पर देखो मेन निकला H+। H+ को देने वाला कहलाता है एसिड, सबको पता होगा, बच्चे को पता है। H+ देने वाला एसिड और OH- देने वाला बेस। ठीक है, तो आप लोगों को ये पूरा एसिड और बेस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ गया होगा।